हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी के 16th चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सबसे पहले डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आता है डाइजेशन ऑफ फूड, नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सबको खाना खाना तो बहुत ही पसंद होगा, फिर चाहे वो चाट पकौड़े हो, बिरयानी या फिर माँ के हाथ का गाजर का हलवा। ये खाना जो हम खाते हैं, ये हम किस लिए खाते हैं? सबसे पहले तो ये कि खाना खाने से हमें टेस्ट मिलता है, स्वाद आता है, और दूसरा ये कि खाना खाने से हमें हेल्थ मिलती है, हमारी तंदुरुस्ती बनी रहती है, और इसी खाने को खाने से हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स। वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें मिलते हैं? चलिए देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का होता है डाइजेशन। लेकिन व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन है क्या? ये जो अभी हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, ये सब के सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मतलब कि ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन्हीं बड़े मॉलिक्यूल्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, यानी कि हमें इनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, उसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है डाइजेशन। लेकिन सवाल आता है, हाउ? ये होता कैसे है? इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला है मैकेनिकल या फिर फिजिकल डाइजेशन, जो हमारे मसल्स या फिर हमारे टीथ की मदद से होता है। जब आप खाने को अपने दांतों से चबाते हैं, तो एक तरह से आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर रहे हैं। और दूसरा तरीका है बायोकेमिकल डाइजेशन, जो केमिकल्स की मदद से होता है। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ रहे हैं, इतने छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे हैं कि हमारी बॉडी उसको ईजिली अब्जॉर्ब कर सके और उसको यूटिलाइज कर सके। इन दोनों ही मेथड्स के बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हैं। दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है जो हमारे माउथ से शुरू होता है और हमारे एनस पे जाकर खत्म होता है। अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ से हमारे माउथ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो रहा है और अलग अलग शेप्स और साइजेस में होता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है और हमारे एनस पे जाकर। दूसरा पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो इसके अंडर आते हैं? लिवर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। हम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से शुरू होता है और हमारी बकल कैविटी में एंटर करता है। हमारी बकल कैविटी कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें आ जाते हैं हमारे टीथ और हमारी टंग। हम टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारी बकल कैविटी में जिन वेज में टीथ अरेंज्ड होते हैं, उसको हम 3 तरीकों से पढ़ सकते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेंटिशन। तो सबसे पहले आता है थीकोडोंट। थीकोडोंट ये कहता है कि जो हमारे टीथ हैं वो हमारे जॉ में कुछ सॉकेट्स प्रेजेंट हैं, उसी के अंदर हमारे टीथ एम्बेडेड हैं। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका जॉ है, इस जॉ में कुछ सॉकेट्स प्रेजेंट हैं, कुछ खांचे प्रेजेंट हैं, उसके अंदर हमारे टीथ जड़े हुए हैं, यानी कि एम्बेडेड हैं। अगला आता है डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट ये बताता है कि पूरी लाइफ में हम अपनी बकल कैविटी के अंदर 2 तरीके के दांत देखते हैं। सबसे पहला होता है टेम्पररी और दूसरा होता है परमानेंट। बचपन में आपके दांत तो टूटे ही होंगे, जिसको हम दूध के दांत बोलते थे। इन्हीं दांतों का नाम होता है टेम्पररी या फिर डेसिडुअस। और फिर जब आपके दांत वापस आ गए तो उसका नाम हो गया परमानेंट।
तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट ये बताता है कि हमारी बकल कैविटी के अंदर अलग अलग शेप्स और साइजेस के टीथ प्रेजेंट हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो कौन कौन से तरह के टीथ हैं उनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इंसिजर्स, उसके बाद आते हैं कैनाइन, उसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स और फिर आते हैं मोलर्स। हमारी बकल कैविटी में हमारे टीथ किस तरीके से अरेंज्ड हैं उसको हम डेंटल फॉर्मूला के थ्रू पढ़ते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला क्या है? डेंटल फॉर्मूला एक अरेंजमेंट है हमारे टीथ का जो हमारे अपर और लोअर जॉ में लोकेटेड है, और वो कुछ इस तरह के सीरियल ऑर्डर में प्रेजेंट है कि सबसे पहले आते हैं इंसिजर्स, यहाँ पर हमने आई से इंसिजर्स को डिनोट किया है। उसके बाद आते हैं कैनाइन्स, फिर आते हैं प्रीमोलर्स और उसके बाद आते हैं मोलर्स। अगर आप डेंटल फॉर्मूला के रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आप अपने अपर या लोअर जॉ में से किसी भी एक को अगर इमेजिन करें तो आप देख पाएंगे कि जॉ के लेफ्ट और राइट साइड पे दो और दो इंसिजर्स प्रेजेंट हैं। सिमिलरली अगर आप कैनाइन देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड में आपको एक एक कैनाइन मिलेगा। उसके बाद प्रीमोलर्स आपको दो और दो मिलेंगे और लास्ट में आपको सबसे पीछे मिलेंगे तीन और तीन लेफ्ट और राइट साइड पे मोलर्स। तो आपने अपर या लोअर जॉ में से जिस भी एक को इमेजिन किया था आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके एक जॉ में 16 दांत हैं। अब अगर हम इसको इमेज के थ्रू पढ़ेंगे तो कैसे दिखेगा? आप यहाँ पर इमेज में मैं जो भी टीथ लोकेट करूंगी उसको फॉर्मूला से मैच करते चल सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि सबसे पहले आते हैं दो इंसिजर्स, उसके बाद आता है एक कैनाइन, उसके बाद आते हैं दो प्रीमोलर्स और सबसे पीछे की तरफ होते हैं तीन मोलर्स। तो आपको दिख रहा है कि एक साइड पे यहाँ पर और प्लस अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो एक जॉ में देयर आर 16 टीथ, और सिमिलरली नीचे वाले जॉ में भी इसी मैनर में 16 टीथ अरेंज्ड हैं। तो पूरे बकल कैविटी में कितने टीथ हो गए? देयर आर 32 टीथ। अब अगर आप टीथ के सरफेस की बात करें तो वो बना हुआ है इनामल का। इनामल एक तरह का हार्ड सरफेस है जो हमारी चूइंग में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे मैस्टिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। मैस्टिकेशन क्या है? मैस्टिकेशन प्रोसेस मतलब खाने को चबाने का प्रोसेस जिससे कि खाना ग्राइंड हो जाए और सिंपलर पार्ट्स में टूट जाए। टंग। टंग यानी कि हमारी जुबान। हमारी जुबान एक फ्रीली मूवेबल और मस्कुलर ऑर्गन है। फ्रीली मूवेबल से तो आप समझ रहे होंगे कि आप अपने टंग को इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप टंग के डायग्राम को नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो आपकी टंग है वो आपके बकल कैविटी के बेस से अरेंज्ड है थ्रू फ्रेन्युलम। और उसके बाद अगर आप अपने टंग के ऊपरी सरफेस को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि उस पर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं जिनको हम कहते हैं पैपिले। तो पैपिले करते क्या है? बेसिकली पैपिले आपको आपके टेस्ट में हेल्प करते हैं। अब जब हमने अपना खाना टंग से अंदर ले लिया, स्वॉलो कर लिया, उसके बाद खाना जाता है हमारे फेरिंग्स में। फेरिंग्स बेसिकली एक कॉमन पैसेज है एयर और खाने के लिए। तो हमारा खाना गलती से हमारे विंड पाइप में ना चला जाए उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी में कुछ तो अरेंजमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए प्रेजेंट होता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। यहाँ पर आपका ये विंड पाइप है और ये खाना आपके विंड पाइप में ना चला जाए उसके लिए एपिग्लॉटिस इसको फ्लैप की तरीके से कवर कर रहा है और खाने को दूसरे डायरेक्शन में भेज रहा है। और जिस डायरेक्शन में ये खाना जा रहा है वो बेसिकली आपकी फूड पाइप है जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद खाना जाता है आपके स्टमक में, और आपको यहाँ पर स्टमक और ईसोफेगस के बीच में गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर देखने को मिलेगा जो बेसिकली परमिशन देता है ईसोफेगस से खाना स्टमक के अंदर जाने में। तो अभी आपने देखा कि हमारा खाना हमारे ईसोफेगस से हमारे स्टमक की ओर जाता है। तो जब हमारा खाना ईसोफेगस में ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहा होता है वो एक तरह का मूवमेंट शो करता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस बेसिकली एक तरह का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारा खाना ऊपर की तरफ से नीचे की ओर मूव हो रहा है जिससे कि वो अल्टीमेटली कहाँ पर एंटर कर रहा है, हमारे स्टमक के अंदर।
स्टमक। अगर आप स्टमक को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक जे शेप्ड बैग की तरीके से दिख रहा है। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक लेटर जे जैसा बना रहा है और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। अगर मैं स्टमक की लोकेशन की बात करूं तो हम कहते हैं कि स्टमक एब्डोमेन में लोकेटेड है। अब एब्डोमेन को समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में यहाँ पर डायफ्रम प्रेजेंट है और डायफ्रम के नीचे जो लोकेशन है उसको हम एब्डोमेन कहते हैं। तो स्टमक भी हमें हमारा एब्डोमेन में लोकेटेड दिख रहा है। अब अगर हम चेम्बर्स की बात करें, स्टमक के अंदर 4 चेम्बर्स देखने को मिलते हैं। उसके लिए हम वापस ये वाले फिगर पे आ जाते हैं। इसमें हमें 4 चेम्बर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आता है कार्डियक, उसके बाद आता है फंडस, उसके बाद आती है आपकी स्टमक की बॉडी और आखिर चेम्बर है आपका पाइलोरिक। अब जैसे कि आपने देखा था कि यहाँ पर गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर था जो परमिशन दे रहा था खाने को स्टमक के अंदर जाने के लिए। सिमिलरली बाहर जाने के लिए भी उसको परमिशन की जरूरत है। तो यहाँ पर भी एक तरह का स्फिंक्टर प्रेजेंट है जो खाने को बाहर की ओर जाने की परमिशन देता है, आगे बढ़ने की परमिशन देता है और उस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। खाना हमारे स्टमक के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू होते हुए जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं जिनके नाम हैं ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आप देख पाएंगे कि सबसे पहले खाना ड्यूडेनम से होता हुआ जेजुनम की तरफ जा रहा है, फिर आगे की ओर बढ़ रहा है इलियम की तरफ। अब अगर आप देखेंगे ये इलियम से खाना किधर की ओर जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। तो आप कह सकते हैं कि इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट से होता हुआ जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर डिवाइडेड हैं कुछ पार्ट्स में, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सीकम, जहां से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आता है कोलून और कोलून के बाद आता है रेक्टम। आप देख पा रहे हैं कि कोलून एक लंबा स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमने कोलून को डिवाइड किया है सब पार्ट्स में। तो कोलून के जो पार्ट्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले आता है असेंडिंग कोलून। ये जो आपको यहाँ पे लंबा वाला पोर्शन दिख रहा है कोलून का, इसको हम असेंडिंग कोलून कहते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसवर्स कोलून। ये जो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाता हुआ कोलून दिख रहा है, इसको हम ट्रांसवर्स कोलून कहते हैं। नेक्स्ट आता है डिसेंडिंग कोलून। जब वापस से कोलून नीचे की तरफ मूव कर रहा है उसको हम डिसेंडिंग कोलून कहते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कोलून एक अलग सा टर्न ले रहा है रेक्टम तक जाने से पहले, तो इस वाले कोलून को हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलून। इसके बाद जब खाना रेक्टम में एंटर करता है उसके बाद खाना जाता है एनस में। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो थोड़ा लंबा और पतला सा है, इसका नाम है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। अब हम एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी के बारे में सीखेंगे। जो एलिमेंट्री कैनाल है आपका, अगर आप एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी पार्ट की लेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो मल्टीपल लेयर्स का बना हुआ है, जिनके नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सेरोसा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो सेरोसा है वो आउटर मोस्ट लेयर है और वो बनी हुई है मीजोथीलियम की। उसके नीचे आता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस। जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस है उसके साथ ही में जो इनर सर्कुलर मस्कुलरिस है, ये दोनों ही बने हुए हैं स्मूथ मसल्स से। इसके नीचे आता है म्यूकोसा। जो आपका म्यूकोसा है वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ है और इसमें आपको ढेर सारे नर्व्स, ब्लड और लिम्फ वेसल्स देखने को मिलेंगी। म्यूकोसा के नीचे आता है सब म्यूकोसा और जो सब म्यूकोसा है वो एक्चुअली आपकी इनर मोस्ट लेयर है। सब म्यूकोसा के बाद क्या होता है, आपका ल्यूमेन आ जाता है। ल्यूमेन आपका हॉलो वाला पार्ट है जहां जहां पर आपके एंजाइम्स या केमिकल्स एक्ट करते हैं आपके खाने के ऊपर। अभी जो हमने म्यूकोसा की लेयर देखी थी उसके ऊपर कुछ इर्रेगुलर फोल्ड्स होते हैं और ये फोल्ड्स अगर हमारे स्टमक पे प्रेजेंट है तो हम उसको रूगी बोलते हैं और यही फोल्ड्स अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पर प्रेजेंट हो हम उसको विलाई बोलते हैं। ये जो इमेज यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इर्रेगुलर फोल्ड्स हैं जो आपके रूगी पे प्रेजेंट है, जो आपके स्टमक पे लोकेटेड है।
और ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये इरेगुलर फोल्ड्स कहलाते हैं विलाय, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट है। अब आप देखेंगे कि ये विलाय कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स की तरीके से दिख रहे हैं। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स करते क्या हैं? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कैपिलरीज का। इसके साथ साथ आपको एक बड़ी सी लिम्फ वेसल दिख रही है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल। और सेल्स जो आपके विलाय के हैं उसके ऊपर और भी छोटे छोटे माइक्रो प्रोजेक्शंस हैं, और भी छोटे छोटे इरेगुलरिटीज हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोविलाय। अभी हमने सीखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है और आप इसको अपने घर पर भी परफॉर्म कर कर देख सकते हैं। इसके लिए चाहिए आपको एक कॉटन का हैंकरचिफ और उसके साथ साथ चाहिए एक टॉवल का टुकड़ा। इन दोनों को आप 2 बोल्स लेंगे, दोनों बोल में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए और दोनों ही बोल में, एक बोल में आप हैंकरचिफ और दूसरे बोल में आप टॉवल को डिप करेंगे। डिप करने के बाद जब आप दोनों को बाहर निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि हैंकरचिफ वाले बोल में ज्यादा पानी बचा था एज कम्पेयर टू द टॉवल वाला बोल। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टॉवल ने ज्यादा पानी सोख लिया एज कम्पेयर टू कॉटन वाला हैंकी। और टॉवल ज्यादा पानी क्यों सोख गया? जब आप इसको देखेंगे, टॉवल को आप करीब से देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि टॉवल के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस हैं। इन प्रोजेक्शंस को देखिए, क्या आपको याद आया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर भी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस थे जिनको हमने विलाय का नाम दिया था? तो जिस तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्शन की मदद से टॉवल ने ज्यादा पानी सोख लिया, उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारे विलाय हैं जो बहुत ज्यादा हमारे खाने को अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया बढ़ा हुआ रहता है। जो म्यूकोसा लेयर है वो बनी हुई है म्यूकोसल एपिथेलियम से और उस पे प्रेजेंट है गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल सिक्रीट करते हैं म्यूकस। अगर आप इसको इमेज के थ्रू देखेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा कि ये जो गॉबलेट सेल्स हैं ये सिक्रीट कर रहे हैं एक सिक्रीशन जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। अब ये म्यूकस करता क्या है? ये म्यूकस सबसे पहले तो हमारे स्टमक में ग्लैंड्स फॉर्म कर रहा है, उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसके अलावा म्यूकस हेल्प करता है ल्यूब्रिकेशन में। ल्यूब्रिकेशन को समझने के लिए आप एक मशीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको पता है कि मशीन में हम तेल डालते हैं ताकि वो फंसे नहीं और वो स्मूथली चले। सिमिलरली हमारे खाने को भी एक ल्यूब्रिकेशन की जरूरत होती है ताकि वो इधर उधर वॉल्स पे चिपके ना और स्मूथली मूव करता रहे। तो म्यूकस आपको ल्यूब्रिकेशन में हेल्प देता है। इसके अलावा वो क्रिप्ट्स फॉर्म करता है बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाय, जिनको हम बोलते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकिन। कॉन्सेप्ट टेस्ट। Which type of teeth are present in human? Option A, thecodont heterodont. Option B, thecodont bilateral. Option C, heterodont diphyodont. And option D, thecodont and temporary. आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें, इस सवाल के बारे में सोचें और बताएं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। The correct option is C. Humans have different types of teeth. अभी हम लोगों ने यही सीखा था और उसको हम हेट्रोडोंट डेंटिशन बोलते हैं। उसके साथ साथ हम डाइफायोडोंट भी हैं क्योंकि हमें पहले टेम्पररी या फिर डेसिडुअस टीथ आते हैं, उसके बाद हमें परमानेंट टीथ आ जाते हैं। अभी तक हम एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में सीख चुके हैं। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देयर आर 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। उनके नाम क्या क्या है? सबसे पहले आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद आता है लिवर और उसके बाद आता है पैनक्रियाज। और ये जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो भी 3 हैं। उनके क्या क्या नाम है? सबसे पहले है पैरोटिड्स, उसके बाद है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर और लास्ट में आता है सब लिंगुअल। सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। अगर आप इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो आप सलाइवरी ग्लैंड्स को लोकेट कर पाएंगे, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले आप देखिए पैरोटिड्स ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है आपके चीक में। इसके बाद आपको दिख रहा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है आपके लोअर जॉ में, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड
और सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट है आपके टंग के नीचे। और ये सारे के सारे सलाइवरी ग्लैंड्स आपके बकल कैविटी के अंदर अपने सिक्रीशंस को भेज रहे हैं। कॉन्सेप्ट टेस्ट। सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑप्शन ए अंडर द टीथ, ऑप्शन बी बिलो द टंग, ऑप्शन सी अंडर द मेम्ब्रेन ऑफ द टंग, ऑप्शन डी इन द चीक। आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें, इस सवाल के बारे में सोचें और बताएं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं दे आर लोकेटेड बिलो द टंग। लिवर, यहाँ पर इमेज पे आप लिवर देख पा रहे हैं। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और अगर आप इसके वेट की बात करें तो ये 1.2 से 1.5 kg तक वे कर सकता है। इसके साथ साथ अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये एब्डोमेन में लोकेटेड है, जो डायफ्राम के बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है। ये हम स्टमक के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं पहले कि जो भी चीज डायफ्राम से नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट है उसको हम एब्डोमेन रीजन बोलते हैं। इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि लिवर के पास 2 हेपेटिक लोब्यूल्स हैं और उसके अंदर हेपेटिक सेल्स हैं। जो हमारे लिवर के सेल्स हैं हम उनको हेपेटिक सेल्स बोलते हैं। और ईच लोब्यूल इज कवर्ड विद ग्लिसन्स कैप्सूल, मतलब कि जो हमारा लिवर है वो एक कैप्सूल से कवर्ड है और उस कवरिंग का नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। जो हेपेटिक सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं बाइल जूस। अभी हम बाइल जूस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो बाइल जूस है ये जाकर स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। जो इमेज यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये है आपके पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही इलोंगेटेड है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक पत्ती की तरह दिखता है। इसके साथ साथ अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ड्यूडेनम के लिम्स के बीच में लोकेटेड है। ड्यूडेनम हमें याद है हमने क्या सीखा था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्टिंग वाला पार्ट था उसको हम ड्यूडेनम कहते थे। उसके पास में ही ये पैनक्रियाज प्रेजेंट है। इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि जो पैनक्रियाज है वो कंपाउंड ऑर्गन है। कंपाउंड ऑर्गन मतलब वो एंडोक्राइन भी है और वो एक्सोक्राइन भी है। अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन से हम क्या समझते हैं, जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो ये कहता है कि वो एंजाइम्स को सिक्रीट करेगा, जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो सिक्रीट करेगा हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स है वो, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। उसके साथ साथ आपको ये जो पीछे ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका गॉल ब्लैडर। अभी हमने सीखा था गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल जूस। अभी जो हमने लिवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर के बारे में सीखा है, ये सारे कुछ अपने सिक्रीशंस कुछ डक्ट्स के थ्रू भेजते हैं। ये डक्ट्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर सिक्रीशंस मूव कर रहे हैं और इनको हम इमेज के थ्रू देखते हैं। तो इस इमेज में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये लिवर है, ये पैनक्रियाज है जो लीफ लाइक है, ये गॉल ब्लैडर है और इन तीनों के ही सिक्रीशंस एंड में जाएंगे हमारे ड्यूडेनम में। डक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है जो लिवर से ओरिजिनेट हो रही है, आप देख पा रहे हैं ये है हिपैटिक डक्ट। उसके बाद जो पैनक्रियाज से आ रही है वो है पैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर आपको दिख रही है सिस्टिक डक्ट। और हिपैटिक और सिस्टिक डक्ट आपको एक कॉमन बाइल डक्ट बनाते हुए दिख रहे हैं जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और अंत में आप देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे डक्ट्स एक्चुअली में एंटर कर रहे हैं ड्यूडेनम में। और एंड वाला पॉइंट जो है वो डक्ट क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कॉन्सेप्ट टेस्ट। Hepatopancreatic duct opens into duodenum and carries option A bile, option B pancreatic juice, option C both bile and pancreatic juice, option D saliva। आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें, इस सवाल के बारे में सोचें और बताएं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। जो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है वो ओपन होता है ड्यूडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के और वो कैरी करता है बाइल गॉल ब्लैडर से और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से। समरी। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया है। Humans have a well-developed digestive system which constitutes both alimentary canal and digestive glands.
Alimentary canal starts from the mouth and ends at anus. Mouth consists of buccal cavity, which has your teeth and tongue. Buccal cavity leads to esophagus, which opens into stomach. Stomach opens into small intestine, which again opens into large intestine. Small intestine receives secretion from liver and pancreas, and large intestine opens into the outside through anus. Large intestine opens outside through anus. ये रेफरेंस क्वेश्चंस हैं जो आपको लगाने हैं, अपने घर पर इसको सॉल्व करना है. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए और बी एंड क्वेश्चन नंबर 6. इसके अलावा आपको वर्कबुक से क्वेश्चन नंबर 13 एंड 16 करना है.